मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी के बारे में समझा था और आज इस लेक्चर में हम एमपीसी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले एमपीसी की मीनिंग देख लेते हैं और इसके बाद इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एमपीसी को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसको इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एमपीसी रेफर्स टू द रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम। यानी कि सीधे सीधे तौर पे अगर बताया जाए तो ये कहा जाएगा कि इसमें ये देखा जाता है कि इनकम में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से कंजप्शन में किस तरीके से चेंज हो रहा है। यानी कि इनकम किसी इकोनॉमी की इनकम में होने वाले चेंज और उसकी वजह से कंजप्शन में होने वाले चेंज, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में होने वाले चेंज, उन दोनों के बीच के रेशो को, उन दोनों के बीच के रिलेशन को जो एमपीसी है वो हमें बताता है। तो एमपीसी के फॉर्मूले को देखते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है एमपीसी इज इक्वल डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा चेंज को इंडिकेट करता है यानी कि कंजप्शन में चेंज अपॉन इनकम में होने वाला चेंज। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो इस तरीके से समझा जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए एक तरफ इनकम ले लेते हैं और एक तरफ कंजप्शन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि इकोनॉमी में जब इनकम 100 करोड़ रुपए थी तो उस समय कंजप्शन पे 70 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे और बाद में जो इकोनॉमी की इनकम है वो 100 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ रुपए हो जाती है और इसकी वजह से कंजप्शन का जो खर्चा है वो 70 करोड़ रुपए से बढ़ के फॉर एग्जाम्पल 110 करोड़ रुपए हो जाता है। तो यहाँ पे जो इनकम में चेंज आया वो 100 से 200 करोड़ यानी कि 100 करोड़ का चेंज आया, 100 करोड़ रुपीज़ हमारी इनकम बढ़ गई और कंजप्शन का जो चेंज आया वो 70 करोड़ से 110 करोड़ यानी कि 40 करोड़ रुपए हमारे कंजप्शन पे बढ़ गए। तो यहाँ पे इनकम में होने वाला जो चेंज था वो था 100 से 200 यानी कि 100 करोड़ रुपए का जो चेंज है वो हमारी इनकम में आया और कंजप्शन में जो चेंज आया वो 70 करोड़ से 110 करोड़ रुपए यानी कि 40 करोड़ का जो चेंज है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आया। अगर हम यहाँ पे एमपीसी कैलकुलेट करते हैं तो एमपीसी का फॉर्मूला है आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो फॉर्मूले में अगर हम रखें तो कंजप्शन में होने वाला चेंज आपका 40 करोड़ रुपए अपॉन इनकम में होने वाला चेंज हमारा 100 करोड़ रुपए यानी कि ये कैलकुलेट होकर आता है 0.40। तो 0.40 से हमें क्या पता चलता है? 0.40 से ये पता चलता है कि इकोनॉमी में अगर इनकम बढ़ रही है तो उसका 0.40 यानी कि उसका 40% हिस्सा कंजप्शन पे खर्च किया जा रहा है। यानी कि इकोनॉमी की जो भी इनकम बढ़ रही है तो उसका 40% जो है वो कंजप्शन पे के ऊपर खर्च किया जा रहा है। ये एमपीसी हमें बताता है। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद थोड़ा डिटेल में हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं और यहाँ पे एक कंजप्शन शेड्यूल हम बनाते हैं, एमपीसी शेड्यूल, ठीक है। तो एमपीसी शेड्यूल के थ्रू कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे पहले कुछ डाटा हम एज्यूम कर लेते हैं जिसमें ऑटोनोमस कंजप्शन हमने 40 माना है सी बार और एमपीसी यानी कि जो बी है 0.8 है। तो 0.8 क्या बताता है? जो कि अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया था कि जैसे एमपीसी हमारा 0.4 है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जो भी इनकम बढ़ रही है उसका 40% हिस्सा कंजप्शन पर खर्च किया जा रहा है। यही डाटा यहाँ पे है हमारा कि एमपीसी हमने 0.8 माना है यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में जो भी इनकम इंक्रीज हो रही है या चेंज हो रही है उसका 80% कंजप्शन पे खर्च किया जा रहा है। अब इन सारे कंडीशंस के बीच में हम यहाँ पे कुछ डाटा ले लेते हैं और उससे हम इनकम के अलग अलग लेवल पे जो कंजप्शन है और एमपीसी है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनकम के अगर हम कुछ लेवल को लें तो इनकम या हम लेवल लेते हैं 0, 100, 200, 300 और 400। इस पर अगर हम इस फॉर्मूले से कंजप्शन कैलकुलेट करें तो सी बार हमारा है 40 प्लस बी है 0.8 इंटू इनकम 0, तो ये बराबर आएगा 40। नेक्स्ट अगर इनकम 100 है तो कंजप्शन कितना होगा? 0.8 इंटू 100 बराबर 120। अगर इनकम 200 है तो इसमें कंजप्शन हमारा कितना हो रहा है? कंजप्शन पे जो खर्चा है ये 200। फिर इनकम अगर 300 है तो 300 रुपये की इनकम पे जो कंजप्शन है
वो है 280, और 400 रुपये की इनकम पे जो कंजप्शन है ये है हमारा 360। ये इनकम और कंजप्शन का जो रेवेन्यू वो हमारा आ गया। अब हम डेल्टा सी और डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा सी और डेल्टा वाई को देखें तो कंजप्शन की अगर हम बात करें तो पहला लेवल 40 का है, 40 के ऊपर तो कोई कंजप्शन लेवल है नहीं, तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता है, यहाँ डेस्ट लगा दीजिए। फिर कंजप्शन हमारा 40 से बढ़ के 120 पे चला गया, यानी 80 रुपये बढ़ गए, तो कंजप्शन में 80 का चेंज आया। फिर कंजप्शन 120 से बढ़ के 200 पे चला गया, फिर से 80 रुपये इंक्रीज हुए, फिर 200 से 280, फिर से 80 रुपये इंक्रीज हुए, फिर 280 से 360, फिर से 80 रुपये इंक्रीज हुए। इसी तरीके से इनकम में चेंज को अगर हम देखें तो शुरुआती इनकम हमारी जीरो थी, इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, तो यहाँ पे डैश लगा दीजिए। फिर इनकम हमारी 0 से 100 हुई, यानी कि 100 रुपये इनकम बढ़ गई। फिर 100 से 200, फिर 100 रुपये इनकम बढ़ गई। फिर 200 से 300, फिर 100 रुपये इनकम बढ़ी, और 300 से 400, फिर 100 रुपये इनकम बढ़ गई। तो ये डेल्टा सी और डेल्टा वाई हमने निकाल लिया। इसके आधार पर अगर हम MPC कैलकुलेट करें तो पहले लेवल पे तो डैश लगेगा। यहाँ पे डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई कैलकुलेट करें तो 80/100 इज इक्वल 0.8। यहाँ भी 80/100 बराबर 0.8, 80/100 बराबर 0.8, और 80/100 बराबर 0.8। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी में जो भी इनकम बढ़ रही है उसका 0.8 यानी कि 80% हिस्सा कंजप्शन पे खर्च किया जा रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी वैल्यू को देख लेते हैं कि MPC की वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है। जैसे हमने APC की वैल्यूज के बारे में देखा था, वैसे हम MPC के बारे में देख लेते हैं कि MPC की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो MPC की वैल्यू के बारे में है कि MPC लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूसिव ऑफ बोथ वैल्यूज। यानी MPC की जो वैल्यू है वो 0 और 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, वो 0 से नीचे नहीं जाएगी और 1 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ऐसा क्यों होगा, वो 0 से नीचे क्यों नहीं जा सकती या 1 से ऊपर क्यों नहीं जा सकती, इसी चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए इकोनॉमी की जो इनकम है वो 100 रुपये इंक्रीज होगी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज इन इनकम बाई ₹100। 100 रुपये इनकम बढ़ गई, यानी कि डेल्टा वाई हमारा 100 है। ठीक है, अब जैसे इसको एक छोटे से एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए आप कहीं पे किसी कंपनी में या किसी सर्विस में हैं और आपकी कुछ भी एक सैलरी आती है। मान लीजिए आपकी सैलरी 100 रुपये बढ़ जाती है, तो हम आपकी टोटल सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो सैलरी का बढ़ा हुआ हिस्सा है 100 रुपये, उसकी बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपये का नोट एक एक्स्ट्रा आ गया, आपकी सैलरी 100 रुपये बढ़ गई तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग गए। अब इस एक्स्ट्रा 100 रुपये का मैक्सिमम पॉसिबल यूज आप क्या करेंगे, यानी कि मैक्सिमम दो एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो पहली एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है कि ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, हम उस एक्स्ट्रा 100 रुपये को बिल्कुल भी खर्च ना करें और सारे के सारे पैसे को हम बचा लें। यानी कि पहली एक्सट्रीम पोजीशन क्या है कि हम ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपये हमें मिला है इसको हम कंजप्शन पे बिल्कुल भी खर्च ना करें। तो नो एनी एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन, तो कंजप्शन पे कोई भी खर्चा ना किया जाए। तो इसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा कंजप्शन है वो 0 हो जाएगा, यानी जितना कंजप्शन पहले चल रहा था उतना ही रह जाएगा, हमारे कंजप्शन में कोई भी जो इंक्रीजमेंट है वो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो डेल्टा सी है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने कंजप्शन इस 100 रुपये से हमने कोई भी एक्स्ट्रा कंजप्शन नहीं किया। इसी की दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो 100 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिले हैं उस 100 रुपये में से हम कोई भी पैसा ना बचाएं, बल्कि सारा का सारा पैसा हम अपने कंजप्शन पर खर्च कर दें। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑल, या हम टोटल लिख देते हैं कि टोटल 100 रुपीज़ स्पेंट ऑन कंजप्शन। तो जो एक्स्ट्रा 100 रुपये मिले थे वो सारे के सारे 100 रुपये हमने कंजप्शन पे खर्च कर दिए। तो इस कंडीशन में हमारा जो डेल्टा सी है वो 100 रुपये हो जाएगा।
ठीक है, यानी हमारा जो पुराना कंजप्शन चल रहा था उस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ये 100 रुपये का खर्चा और बढ़ जाएगा। तो हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो 100 रुपये का 100 रुपये से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, मान लीजिए 100 रुपये बढ़ गए, तो उसकी दो एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है। तो पहली एक्सट्रीम सिचुएशन है कि हम कोई भी पैसा खर्च ही ना करें, बल्कि सारे के सारे पैसे बचा के अपने पास रख लें। तो इस कंडीशन में आपका जो एक्स्ट्रा कंजप्शन है वो जीरो हो जाएगा। और दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है कि जो एक्स्ट्रा पैसे हमें मिले हैं वो सारे के सारे हम खर्च करते हैं, तो उसमें आपका जो एक्स्ट्रा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपये हो जाएगा। अब इस दोनों कंडीशन में अगर MPC कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो MPC क्या होगा, MPC होगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई बराबर डेल्टा C कितना है 0 अपॉन डेल्टा वाई है आपका यहाँ पे 100, तो बराबर 0 आ गया। इस कंडीशन में MPC कैलकुलेट करें तो MPC क्या हो सकता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा C है 100 अपॉन डेल्टा वाई भी है 100 बराबर 1। तो ये जो दो एक्सट्रीम सिचुएशन है 0 to 1, ये हमारी जो MPC है उसकी वैल्यू हो सकती है। यानी हम एक्सट्रीम 0 तक जा सकते हैं या एक्सट्रीम 1 तक जा सकते हैं, हम 1 के आगे नहीं जाएंगे और 0 से पहले नहीं जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि MPC की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 0 और 1 को शामिल करते हुए वो इधर 1 से भी आगे नहीं पहुंचेगी और इधर 0 से भी नीचे नहीं जाएगी। तो APC और MPC में क्या डिफरेंस है कि APC में बहुत सारे कंडीशंस थे उसकी वैल्यूज को लेकर, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लेकिन MPC की वैल्यू की बात करें तो MPC आपका 0 से लेकर 1 तक ही हो सकता है। अब आइए इस चीज़ को समझने के बाद हम इसके ग्राफ पे आ जाते हैं कि ग्राफ किस तरीके से हो सकता है। ग्राफ MPC का ग्राफ समझने के लिए इसमें हमें पहले कंजप्शन कर्व को ड्रॉ करना होगा। कंजप्शन कर्व के बारे में कंजप्शन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो पोजीशनिंग है वो इस तरीके से आती है C। अब इसमें जो MPC है उसमें हम क्या देखते हैं कि इनकम में कितना चेंज हुआ और उसकी वजह से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, उसके बीच के रिलेशन को देखते हैं। तो इस चीज़ को ग्राफ से कैसे समझा जा सकता है, इसमें हम ले लेते हैं पहले शुरुआती इनकम हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक इनकम लेवल ले लिया हमने वाई से अगर एक लाइन को ड्रॉ करें तो वाई इनकम पे हमारा जो कंजप्शन है वो निकल के आता है C। अब सपोज कीजिए इकोनॉमी में इनकम बढ़ गई, वाई से बढ़ के Y1 पे हम पहुंच गए, तो इनकम बढ़ने से कंजप्शन हमारा कितना बढ़ा उसको देख लीजिए। तो ये हमारे इनकम बढ़ने से हमारा जो कंजप्शन है ये हमने नया कंजप्शन यहाँ निकाल लिया C1। तो इसमें अगर देखा जाए तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम A पॉइंट पे थे और हम B पॉइंट पे चले गए, तो इसमें हमारी इनकम Y से Y1 पे चली गई। यानी ये जो हिस्सा है ये डेल्टा Y को दिखा रहा है कि हमारी इनकम कितनी बढ़ी, और इसकी वजह से जो कंजप्शन है वो C से बढ़ के C1 पे चला गया। यानी ये जो हिस्सा है ये डेल्टा C को दिखा रहा है। तो इनकम में कितना चेंज हुआ और उसकी वजह से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ। तो B पॉइंट पर अगर हम MPC को कैलकुलेट करें तो MPC क्या होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अब डेल्टा C हिस्सा क्या बताता है, Y से लेकर Y1 तक का हिस्सा ये डेल्टा Y है और C से लेकर C1 तक का हिस्सा ये डेल्टा C है। तो इस ग्राफ के हिसाब से जो डेल्टा C है वो है CC1 अपॉन डेल्टा Y है वो है YY1। तो इस पॉइंट पे हमारा जो MPC है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ये MPC का ग्राफ है, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं और इसके साथ ही जो MPC का कॉन्सेप्ट है वो हमारा पूरा हो जाता है। और आगे के लेक्चर में इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए।